नमस्कार दोस्तों। आज फिर कल के वीडियो को कंटिन्यूशन के अंदर हम कुछ-कुछ बातों की चर्चा करते चले जाएँगे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि हमारे भारत के जो लोग हैं, जो जापान में बसे हुए हैं, उनके पास जो उनकी आमदनी उन्होंने जो सेव कर रखी थी, उसकी कीमत किस तरीके से कम हो गई। तो जब कल मेरी एक किसी सज्जन से बात हो रही थी, उनका मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि साहब जापान का जो बाज़ार है वो इतनी तेज़ी से मार ऊपर गया है और उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो आगे भी जो है उसमें बहुत बड़ी एक उम्मीद है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना था कि जापान में जो हमारे इंडियंस काफ़ी समय से बसे हुए हैं और उन्होंने जो अपनी सेविंग्स बन करके रखी थी, उदाहरण के लिए हम मान के चलें किसी एक इंसान के पास में 10 मिलियन जो है वो उसने वहाँ पे सेव कर रखा था। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जापान की जो करेंसी है येन, उसमें तो बड़ी तेज़ गिरावट हुई है और डॉलर जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। तो अब अगर वो उस करेंसी को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, जो उनके पास में सेविंग है, तो उसकी कीमत लगभग 40 परसेंट के आस-पास गिर चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर, अगर हम देखेंगे। जापान के बाज़ार की अगर हम बात करें, तो जापान का बाज़ार 1989 के स्तर के ऊपर अब जा कर के आया है। यानी कि लगभग 35 साल का जो लेवल था, वो अब आया है। तो 35 साल के पहले आज से मतलब तकरीबन 35 साल या 30 साल के बीच में दरमियान में जिन लोगों ने उसमें निवेश किया था, तो उन्होंने तो इसी बात को सोच कर के निवेश किया था कि हम बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल जाएगी, जो भी उनका प्रतिशत वहाँ के कंट्री का रहा होगा। तो वो तो हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? न जिसकी संभावना मुझे नज़र आती है कि जापान का आदमी, जो जापान में जिसके पास में पैसा है, वो अपनी करेंसी को निकाल करके, अपना पैसा निकाल करके यूएस की तरफ भेजेगा। भेज सकता है। क्योंकि जो जापान के अंदर तो उसका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसका तो वहाँ पर ब्याज मिलता नहीं है, उसको वहाँ पे जापान में तो इंटरेस्ट रेट 0 होते हैं, तो कम से कम यूएस के अंदर जो अभी हायर इंटरेस्ट रेट चल रहा है और जिसकी उम्मीद ही काफ़ी अभी 1-2 साल और है। कुछ पॉइंट्स में, कुछ बेसिस पॉइंट्स में उस इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, बट अभी चलेगा वो इंटरेस्ट रेट। तो वहाँ का आदमी जो है अपने पैसे को यूटिलाइज़ करने के लिए, अपने पैसे की ग्रोथ करने के लिए उसको क्या करेगा? वो अपने पैसे को शिफ्ट करेगा यूएस की तरफ कि एटलीस्ट उसको वहाँ पे कुछ ब्याज ही मिलता रहे। दूसरी चीज़ अगर आप नज़र करें तो गौर करें तो आप देखने को मिलेगा आपको कि दुनिया भर की जो करेंसीज़ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं और जापान की सॉरी सॉरी यूएस की करेंसी जो है वो काफ़ी तेज़ी से एप्रिशिएट कर रही है, ग्रो कर रही है। इसको अगर दूसरे पैमाने में अगर हम देखें फाइनेंशियल जो हमारा सेक्टर है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मुझे ये समझ में आता है कि लोग जो हैं कंट्रीज़ जो हैं वो डॉलर्स की उनके पास में डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से जो है उसका भाव ऊपर जा रहा है। डिमांड क्यों ज़्यादा है वो अलग चर्चे का एक मुद्दा हो सकता है, परंतु डिमांड ज़्यादा है इस वजह से उसी करेंसी का भाव बढ़ रहा है, यानी कि वहाँ पर निवेश जा रहा है। यूएस जो है वो बड़ी चर्चाएँ लोग करते हैं कि यूएस की करेंसी खत्म हो जाएगी, यूएस कमज़ोर हो जाएगा, बड़ी संभावना कम लगती है। जो 30-35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। अगर वो कमज़ोर होगा या वो डूबेगा, तो हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली कहानी होगी। दुनिया के बाकी बड़े जो दिग्गज देश हैं उन वो भी जो है बड़े इसी हालात का फिर सामना करना पड़ेगा लोगों को। तो कहने की बात ये है कि भई अब अपनी करेंसी की जो डिनोमिनेशन है, जो उसकी वैल्यूशंस हैं अलग-अलग कंट्रीज़ की, उसके लिए उसको बचाने का क्या तरीका है? उसको बचाने के लिए है कि वो अपनी करेंसी को गोल्ड बैक्ड करेंसी करें। तो इस वजह से जो कंट्रीज़ हैं, वो उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने गोल्ड्स में काफ़ी बाइंग करी है। बट इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि जो गोल्ड अब जिस स्तर पर चल रहा है, उस स्तर से और ऊपर चला जाएगा बहुत या और उससे बहुत नीचे चला जाएगा। उस गोल्ड में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के काम करें। उम, सोशल मीडिया की बातों पे और छुट-पुट लोगों की बातों के ऊपर ऐसा विश्वास करके आँखें बंद करके विश्वास करके ना करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे
लोग जो ब्रोकर्स कंपनियों में कॉल सेंटर के अंदर या डीलिंग रूम में बैठे हुए लोग भी अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑपरेटर बताया करते हैं, और जिनको ऑपरेटर की अभी पूरी परिभाषा और उनकी प्रक्रिया का ज्ञान भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑपरेटर रैकेट है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। तो परंतु उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। उनकी ट्रेडिंग जो है इतनी तरीके से होती है कि जिससे उनके ऊपर आँच ना आ पाए। तो जो लोग, जो ऑपरेटर्स का जो रैकेट है, वो इस तरीके से ट्रेड डालता है कि उसके ऊपर आँच ना आ पाए, तो क्या उनकी ट्रेड कॉल सेंटर में बैठे हुए, डीलिंग रूम में बैठे हुए, कंप्यूटर पे सिर्फ ऑर्डर को टाइप करने वाले लोगों के तक बात पहुंच जाती होगी? इनसाइडर ट्रेडिंग ऑपरेटर्स, ये इतना आसान काम नहीं है। ये बहुत बड़ा एक गेम कह सकते हैं आप उसको। ऐसा होता है। इनको, इन ऐसी लोगों की बातों के अंदर ना आए, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में आने की वजह से ही बहुत सारा ट्रेडर लंबे नुकसान में चला जाता है। बात करते हैं थोड़ी सी कल के बाजार की। तो कल जब हम ऑपरेटर्स की और इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कर रहे थे और मार्केट में प्रेशर की बात कर रहे थे, तो मैं अभी भी अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूँ। 21,800 का जो लेवल है वो हम पिछले 2 महीने से देते हुए आ रहे हैं। 21,832 के आसपास या 30 के आसपास कल टच किया और वहां से रिवर्स किया। तो ये जो रिवर्सल हुआ है इंडेक्स का, इसको आप ऑपरेटर का गेम नहीं समझें। ऑपरेटर्स जो हैं बड़े डिफरेंट टाइप के स्टॉक सेगमेंट में काम करते हैं। वो इतने बड़े बड़े लार्ज सेक्ट में या जो निफ्टी के जो टॉप 10 है उसमें नहीं काम करते हैं। जो निफ्टी के इंडेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट आई बॉटम से, ये शॉर्ट कवरिंग का नतीजा था। ये ऑपरेटर का काम नहीं था। ऑपरेटर का काम कैसा होता है उसे पहचानने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर ने किस स्टॉक में कब काम किया हुआ होगा, और उसकी थोड़ी सी एक हल्की सी जानकारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उदाहरण के तौर पे एक स्टॉक आपको जरूर बताता हूँ। हमने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ समय पहले जब उसका भाव 480 से 470 के बीच में चल रहा था, तब हमने उसको रिकमेंड किया था। और आप इसको देखें कि पिछले 2 दिन के अंदर उसके अंदर जो मूवमेंट आई है, ताबड़तोड़ मूवमेंट आई है। वैसा काम ऑपरेटर का हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर जो होते हैं उनको आने वाले रिजल्ट्स की भनक होती है। रिजल्ट्स और आने वाले जो उनकी अर्निंग ग्रोथ्स की जो आंकड़े होते हैं उनके बारे में उनको पहले पता चल जाता है, और वहां पर वो लोग अपना दांव लगाते हैं। और उस स्टॉक का नाम है यूपीएल। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए और उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि कुछ समय पहले ही हमने यूपीएल के बारे में रिकमेंड किया था, जब 470 से 480 के बीच में वो लाई कर रहा था। हमारे क्लाइंट्स ने उसको 455 से लेके 460 के बीच में एक लंबी चौड़ी बाइंग भी की थी। ये बात अलग है कि हम उसमें से बाहर हो गए थे। जो हमारे जो छोटे क्लाइंट सेगमेंट हैं उसको हमने एग्जिट करा लिया था, क्योंकि उसमें एक मेजर फॉल आया था। बट हमारे पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के अंदर वो अभी भी लाई करता है। तो फिर बाकी बातें हम कल करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ए टाइम टू लिसन माई वीडियो। गुड बाय, फिर मिलेंगे।